गुमराह एपिसोड 286। तेजगाम के कराची पहुंचने के मुकर्ररा वक्त से 5 मिनट पहले हम कराची छावनी रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचे। ये इम्कान कवी था कि पुलिस जिस शद्दोमत के साथ हमें तलाश कर रही है उसने शहर से बाहर जाने वाले रास्तों की निगरानी का ज्यादा फाल इंतजाम कर रखा होगा। चनाचा स्टेशन पहुंचने से पहले हमें शराफत अली उस ब्यूटी पार्लर में ले गया जहां उसने एक बार पहले भी मेरे चेहरे की मरम्मत करा के मेरा हुलिया तब्दील करा दिया था। आज भी वहां मेरे और आबी के चेहरों की ओवरहॉलिंग की गई थी। खुद शराफत अली ने अपना चेहरा खासा बदलवा लिया था। एक हल्का सा इसका भी गुमान था हमें कि माजी के लाहौर में ना होने की खबर आइजक को जरूर मिल गई होगी, क्योंकि गुज़िश्ता रात उसके गुर्गों ने मेरे लाहौर वाले घर पर प्रोग्राम के मुताबिक कार्रवाई तो की होगी, तो माजी को वहां ना पाकर उन्होंने फौरन आइजक को इस बात की इत्तला दी होगी और आइजक जैसे अय्यार और मक्कार शख्स ने कराची पहुंचने वाली तमाम ट्रेनों और एयरपोर्ट पर आने वाली हर फ्लाइट की चेकिंग शुरू करा दी होगी जो लाहौर से आ रही होगी। यह ख्याल उसे भी आ सकता था कि चूंकि मैं आबी के साथ कराची में मौजूद हूँ इसलिए माजी ने भी कराची ही का रुख किया होगा, लिहाजा हमने उससे मुठभेड़ होने के इम्कान को भी नजरअंदाज नहीं किया था। हमारी पूरी ही टीम स्टेशन जा पहुंची थी, मगर सब अलग अलग कारों में थे और एक दूसरे से इतने बेताल्लुक और दूर थे कि कोई हमें एक दूसरे का शनासा नहीं समझ सकता था। स्टेशन पहुंचकर मालूम हो कि आज तेजगाम पूरे 6 घंटे लेट आ रही है, लिहाजा 6 घंटे वहां रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं इंक्वायरी से ये मालूम होते उल्टे कदमों स्टेशन की इमारत से बाहर निकल आया। अभी मैंने सीढ़ियां उतरकर उस तरफ रुख किया ही था जहां मेरी कार खड़ी थी कि एक टैक्सी से चंद पुलिस वालों को उतरते देखकर मैं ठिठक गया। मुझे उनके दरमियान एक औरत नजर आई थी जो सर झुकाए पिछली सीट से उतर रही थी और जैसे ही उसने टैक्सी से बाहर निकलकर सर ऊपर उठाया मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया, क्योंकि मेरी आंखों ने आसिया को पहचानने में कभी गलती नहीं की थी। वो आसिया ही थी और उस वक्त पुलिस वालों की हिरासत में थी। उसके दोनों हाथों में हथकड़ियां पड़ी थी जिनकी जंजीर उसके पीछे उतरने वाले एक मरगल से सिपाही के हाथ में थी। उसके साथ 3 सिपाही थे जिनमें से एक हेड कांस्टेबल मालूम होता था और एक इंस्पेक्टर था जो शायद टैक्सी की अगली सीट से बरामद हुआ था। मैं शिश्तर खड़ा उन्हें देख रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है आखिर। अभी एक ही दिन पहले मैंने आसिया को तारिक रोड पर किसी खुशहाल घराने की बेगम की तरह एक मर्सिडीज कार में देखा था और आज वो पुलिस की हिरासत में रेलवे स्टेशन पर नजर आ रही थी। वो लोग टैक्सी से उतरकर मेरी ही तरफ आ रहे थे। आसिया और वो सिपाही जिसके हाथ में हथकड़ी की जंजीर थी सबसे आगे थे। उनसे कुछ 4 कदम पीछे हेड कांस्टेबल और दूसरा सिपाही था। उन दोनों से 2-3 कदम पीछे इंस्पेक्टर था। वो लोग सड़क के दरमियान पहुंचे ही थे कि मैंने आबी की कार को तेजी से उनकी तरफ बढ़ते देखा। आनन फानन में उसकी कार उनके बिल्कुल सर पर पहुंच गई। कार के ब्रेक पूरी कुव्वत से चीख उठे थे। पीछे आने वाले सिपाही और इंस्पेक्टर खुद को कार की जद से बचाने के लिए मशीनी अंदाज में उछल उछल कर पीछे हटे थे, लेकिन आसिया के साथ चलने वाला सिपाही कोशिश के बावजूद बच न सका। वो गरीब बच भी कैसे सकता था? आसिया ने उसे उसके इरादे में कामयाब नहीं होने दिया था। वो कार को अपने करीब देखते उसकी टांगों में अपनी टांग अड़ाकर खुद आगे बढ़ गई। ये हरकत उसने तेजी से की कि सिपाही को संभलने की मोहलत ही न मिल सकी। वो कार की टक्कर से औंधे मुंह नीचे गिरा। आसिया ने उसे गिरते देखकर जोर से झटका देकर हथकड़ी की जंजीर उसके हाथ से छुड़ा ली और अभी उसने भागने के लिए कदम उठाया ही था कि आबी ने कार का दरवाजा खोलकर चिल्ला के कहा, आसिया हरी अप। आसिया के लिए इतना ही काफी था उस घड़ी कि सिपाही को टक्कर मारने वाली कार में सवार शख्स उसे अपनी कार में सवार होने को कह रहा है। उसे तो हर हाल में वहां से निकल जाना था। उस वक्त हिचकिचाने या सोचने समझने के लिए वक्त बिल्कुल नहीं था। वो तेजी से पलटी और पलक झपकते में हथकड़ियों समेत आबी की कार में घुस गई। इससे पहले कि इंस्पेक्टर और दूसरे सिपाही कुछ समझते, आबी की कार घूमती हुई आंधी तूफान की रफ्तार से वहां से निकलती चली गई। चंद लम्हों में लोगों ने इंस्पेक्टर और सिपाहियों को घेरे में लेकर उनसे सवालात करने शुरू कर दिए। कोई समझ ही ना सका था कि वहां हुआ क्या है। हर शख्स यही समझ रहा था कि एक तेज रफ्तार कार एक सिपाही को टक्कर मारकर भाग गई है। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ करने का मौका ही न मिल सका। इंस्पेक्टर को अपनी कमर से लटका हुआ सर्विस रिवॉल्वर निकालने का होश जब आया तो वहां दूर दूर तक आबी की कार का नामो निशान तक ना था। आबी की तेजी और महारत देखकर मैं खुद भी हैरान रह गया था और उसे मेरे दिल ने बेख्तियार दाद दी थी। स्टेशन के पार्किंग लॉट में उस वक्त बहुत सी कारें, मोटरसाइकिल और टैक्सियां मौजूद थीं। उनमें से कई गाड़ियां ऐसी भी थी जिनकी ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर मौजूद थे, मगर उनमें से किसी को भी आबी के पीछे जाने का ख्याल नहीं आ सका था। मैंने किसी एक गाड़ी को उसके पीछे भी जाते नहीं देखा था। ये सब क्या हुआ जिलानी? ये कैदी औरत कौन थी और आबी से छुड़ाकर क्यों ले गया है? मुझे अपने करीब से फिरोज की सरगोशी सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा। वहां करीब कोई और शख्स नहीं था और फिरोज मुझसे 1 कदम पीछे यूं खड़ा था जैसे वहां खड़ा हादसे वाली जगह को देखते हुए किसी अजनबी की तरह ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि वहां क्या वाकया पेश आ चुका है। मैंने भी उसकी तरफ देखे बगैर धीमी आवाज में से बताया, वो आसिया थी, मेरी बहन। वो फिर पुलिस के हत्थे चढ़ गई थी किसी तरह। ओह अच्छा, मैं भी सोच रहा था कि वो कोई बहुत ही करीबी ताल्लुक रखती है तुम दोनों में से। जब भी आबी ने अंधाधुंध कदम उठाया है उस वक्त तो वो बिल्कुल जुनूनी हो रहा था और उसी जुनून के आलम में वो ये सब कुछ कर गुजरा है। फिरोज ही कहते हुए आगे बढ़ गया। हम सब यके बाद दीगरे अपनी अपनी कार में बैठकर वहां से चले आए।
आबी उस वक्त तक घर पहुंच चुका था और उसने आसिया को हथकड़ियों से निजात भी दिला दी थी। मैं जिस वक्त घर पहुंचा उस वक्त वो ड्राइंग रूम में बैठा आसिया की बिपता सुन रहा था। मुझे देखकर आसिया दुपट्टे का पल्लू सर पर संभालते हुए उठ खड़ी हुई। आबी ने उसे बताया कि मैं उसका भाई हूँ। उसे देखकर मेरे सीने में खूक से उठती थी। मैं उससे बहुत कुछ पूछना, बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन आवाज मेरे हलक में फंसकर रह गई थी। मुझसे एक लफ्ज भी ना बोला गया उसके सामने। मैं चंद लम्हे खामोश खड़ा उसे तकता रहा। वो भी बस गुमसुम से मुझे देखे जा रही थी। उसकी आंखों में शबनम के कतरे चमकते दिखाई दे रहे थे। आखिर वो बेख्तियार दौड़कर मेरे सीने से आने लगी। उसके होठों से सिर्फ भाईजान निकल सका और फिर वो बुरी तरह रोने लगी। उसकी इस हालत ने मेरे सब्र का पैमाना भी छलका दिया था और मेरी आंखें भी सावन की तरह बरस पड़ी थी। आबी खामोश खड़ा हम दोनों बहन भाइयों के मिलाप का मंजर देखता रहा। मैंने आसिया को आबी के साथ फिरदौसी बेगम के पास भेज दिया था और जाते हुए उसे ताकीद कर दी थी कि अब वो यहाँ से कहीं जाने का ख्याल दिल में ना लाए। वो खुद भी बाहर कदम निकालने के लिए तैयार ना थी, क्योंकि वो जानती थी कि बाहर पुलिस उसकी तलाश में सरगर्दा होगी। उसने जो जुर्म किया था वो ऐसा संगीन था कि पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए कराची का कोना कोना उलट पलट कर रख देती तो कोई ताज्जुब की बात ना होती। उसके जराइम की फहरिस्त कुछ कम तवील न थी कि अब उसने एक बहुत ही बड़े आदमी को कत्ल करने की कोशिश भी कर डाली थी। वो दीवानी अपने बच्चे के लिए पागल हुए फिर रही थी। लाखों लाशारी को कत्ल करने के बाद वो उस बच्चे का ही सुराग लगाने की खातिर वहां रह गई थी। वो लाखों की हवेली से मेरा साथ छोड़कर इसी डर से भाग गई थी कि मैं उसे अपने साथ लाने की कोशिश करता, जबकि वो उस वक्त तक उस इलाके को छोड़ने के लिए तैयार ना थी जब तक उसे अपना बच्चा या उसका कोई अता पता ना मिल जाता। फिर वो बच्चे का पता मालूम होने के बाद ही कराची आई थी। उसका बच्चा कराची में लाखों के एक दोस्त के पास था। उसका नाम गुलाम मुर्तजा शाह था और वो डिफेंस में एक आलीशान कोठी में रहता था। लाखों और गुलाम मुर्तजा एक दूसरे के भाई बने हुए थे। लाखों ने अपना बच्चा उसी के पास रखवाया था। उसका बच्चा और तमाम जमीन जायदाद भी अब गुलाम मुर्तजा शाही की निगरानी में थी। आसिया उसे तलाश करती हुई उसके पास जा पहुंची थी। उसने मुर्तजा शाह के सामने खुद को एक मजलूम और बेसहारा औरत जाहिर करके उससे मुलाजमत की दरख्वास्त की थी। गुलाम मुर्तजा ने उसे अपने घर में मुलाजमत दे दी थी और चंद दिन बाद जब आसिया ने उसकी बीवी को बताया कि वो एक मौजूद जमींदार घराने से ताल्लुक रखती है और उसने बीए तक तालीम हासिल कर रखी है, तो उस नेक बख्त औरत को उस पर तरस आ गया और उसने आसिया को मुलाजमा के बजाय घर के एक फर्द का दर्जा दे दिया। वो उसका बहुत ख्याल रखने लगी थी। गुलाम मुर्तजा को जब ये मालूम हुआ तो उसने आसिया को बहन बना लिया और अपने घर में उसे वही मकाम दे दिया जो उसकी छोटी बहन का हो सकता था। उसी रोज तारक रोड पर मैंने उसे जिस करोफर के साथ देखा था वो सब गुलाम मुर्तजा शाह की इनायत का नतीजा था। आसिया को वहां कोई तकलीफ ना थी। हर तरह का ऐशो आराम और एक बाइज्जत मकाम मिला हुआ था उसे। उसका बच्चा भी हर वक्त उसकी नजरों के सामने रहता था। मगर आसिया वहां ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने नहीं गई थी। वो सिर्फ अपने बच्चे को हासिल करना चाहती थी और उसने वहां रहकर यह देख लिया था कि गुलाम मुर्तजा और उसकी बीवी बच्चे की निगहदाश्त और परवरिश बिल्कुल अपने बच्चों की तरह कर रहे थे। उन्हें शायद लाखों ने यह बता दिया था कि बच्चे की माँ एक बेहद खतरनाक औरत है और वह हर कीमत पर बच्चे को हासिल कर लेना चाहती है। चुनाचे चंद सालों तक जब तक बच्चे के नकूश खासे तब्दील ना हो जाएं, बच्चे को किसी भी हालत में घर से बाहर ना जाने दें। लिहाजा वो लोग उस बात का खास ख्याल रखते थे। बच्चे को कोठी के अंदर भी ऐसी जगह पर रखा जाता था कि बाहर से किसी की नजर उस पर ना पड़ जाए। कोई अजनबी आता भी तो उसके सामने बच्चे को लाने की इजाजत ना थी। आसिया को भी उस वक्त तक उस कोठी में रहते हुए बच्चे की वहां मौजूदगी कल नहीं हो सका था जब तक उसने उन लोगों का एतमाद हासिल नहीं कर लिया था। इतनी सख्त हिफाजत से बच्चे को निकाल लाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन एक रात आसिया ने सारे हिफाजती बंदिशें तोड़कर अपने बच्चे को वहां से निकाल ले जाने का फैसला कर लिया। उसने आधी रात के बाद जब कोठी का हर फर्द गहरी नींद में डूबा हुआ था, खामोशी से बच्चे के बेडरूम तक पहुंचकर उसे उठा लिया। लेकिन उस वक्त जब वो उसे लेकर दरवाजे से निकल रही थी, बच्चे की आंख खुल गई और वो रो पड़ा। बच्चे की देखभाल करने वाली औरत ने जो बच्चे के साथ उसी कमरे में सोती थी, उसके रोने की आवाज सुनकर जाग गई। उसने आसिया को बच्चे को उठाए कमरे से निकलते देखा तो चीखती हुई उसके पीछे लग गई। आसिया ने बात बिगड़ती देखी तो बच्चे को लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन उस औरत की चीखों पुकार सुनकर कोठी के लॉन में गश्त करने वाला मुसल्लम मुहाफिज दौड़ता हुआ वहां आन पहुंचा। उसने आसिया को रिवॉल्वर दिखाकर रुकने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ से गुलाम मुर्तजा और उसकी बीवी भी आ गए थे। आसिया को फरार की कोई राह नजर नहीं आ रही थी। तमाम रास्ते मजदूद पाकर उसने बच्चे को फर्श पर डाल दिया और अचानक जस्त करके रिवॉल्वर बरदार मुहाफिज पर जा पड़ी। शायद वो ये सोच भी ना सकता था कि कोई औरत रिवॉल्वर जैसे हथियार की परवाह किए बगैर उस पर यूं आन पड़ेगी। आसिया ने बिजली की सी तेजी से उसका रिवॉल्वर वाला हाथ थामकर जोर से झटका दिया। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर नीचे गिर पड़ा तो उसने झपट कर रिवॉल्वर अपने कब्जे में कर लिया। इस दौरान गुलाम मुर्तजा उनके करीब पहुंच चुका था। उसने आसिया को पकड़ने की कोशिश की, मगर आसिया ने उसकी कोशिश को कामयाब न होने दिया। वो मछली की तरह तड़पकर उसके हाथों से निकली और बेदरेक उस पर गोली चला दी। गोली गुलाम मुर्तजा के सीने में लगी थी। उसे सीना पकड़ते गिरते देखकर उसकी बीवी अपनी जान की परवाह न करते हुए जुनूनी अंदाज में आसिया पर आ पड़ी। फिर फौरन ही मुहाफिज ने पीछे से आकर उसे दबोच लिया। उस असना में कोठी के सर्वेंट क्वार्टरों से मुलाजमीन निकलकर दौड़ते हुए वहां पहुंचे थे। उन सब ने मिलकर आसिया को बेबस करके डाल दिया और फिर उसे पुलिस की तहवील में दे दिया। गोली का जख्म ऐसा तो नहीं था कि गुलाम मुर्तजा की हलाकत का खतरा हो,
लेकिन गोली लगने और जख्मी होने की बिना पर उस पर गुलाम मुर्तजा शाह पर कातलाना हमला करने का इल्जाम लगा दिया गया। पुलिस के पास उसके साबिका जराइम की भी खासी तवील फहरिस्त पहले से ही मौजूद थी और पिंडी की मफरूर मुलजिमा की हैसियत से भी पुलिस को वो मतलूब थी। जिस पुलिस पार्टी से आप भी छुड़ा कर लाया था उसे, वो उसको लेकर रावलपिंडी जा रही थी। ये सारी बातें मुझे आसिया ने बताई थी। हैरत मुझे इस बात पर थी कि पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक आसिया बेहद खतरनाक मुजरिम थी। वो ये भी जानते थे कि उसका मुझसे क्या रिश्ता है और ये भी कि वो रावलपिंडी जेल में आबी के साथ पकड़कर लाई गई थी और दोनों पर एक ही जैसे इल्जामात थे। दोनों के जराइम की फहरिस्त में एक दूसरे का नाम भी दर्ज कर रखा था उन्होंने और आबी के साथ मेरे ताल्लुक से भी आगाह थे वो। इसके बावजूद उन्होंने सिर्फ 4 आदमियों के साथ उसे रावलपिंडी पहुंचाने की कोशिश की थी। शायद वो लोग इस खुशफहमी में मुब्तला थे कि आसिया को बाहिफाजत रावलपिंडी पहुंचाने के लिए पुलिस की यूनिफॉर्म का होना ही काफी होगा, या शायद उन्हें वो दीगर औरतों की तरह एक आम सी औरत लगी थी और उसके कारनामों की जो फाइल उनके पास थी उसके अंदराज को उन्होंने पुलिस की मामूल की कारकर्दगी से ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। वो खुद भी इसी महकमे से ताल्लुक रखते थे और जानते थे कि अफसराने वाला को मुतमईन करने और उनसे तारीफी असनाद हासिल करने के लिए किस तरह बिल्ली को शेर बनाकर पेश किया जाता है। उन्होंने आसिया को भी ऐसी ही बिल्ली समझा होगा जिसे जरूरत के तहत उनके कुछ भाई बंदों ने उसे इन फाइलों में शेरनी बना दिया था। फिरोज और शराफत अली वगैरह भी उस वक्त तक वापस आ चुके थे, लेकिन मुझे आसिया के साथ महवी गुफ्तगू देखकर दूसरे कमरे में जा बैठे थे। उन्होंने हमारी बातों के दरमियान मुखल होना मुनासिब नहीं समझा था। आसिया के फिरदौसी बेगम की तरफ जाते ही वो लोग उठकर मेरे पास आ गए और उन सब ने मुझे आसिया के मिल जाने पर मुबारकबाद दी। मैंने कहा, यारो, आसिया मिल गई है, ये एक काम तो ठीक हो गया है, लेकिन माँ जी अभी हमारे पास नहीं पहुंची हैं। उनकी फिक्र हनूस बाकी है अभी, दुआ करो वो भी पहुंच जाए खैरियत से। आसिया का यूं अचानक और खिलाफ तवक्को मिल जाना बहुत नेक शगुन है जिलानी। तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह माँ जी भी बाहिफाजत पहुंच जाएंगी हमारे पास। फिरोज बोला, वैसे तुमने स्टेशन पर कोई ऐसा शख्स देखा था जिस पर शुबा हुआ हो कि वो आइजक का भेजा हुआ है? नहीं, इसकी मुझे मोहलत ही कहाँ मिल सकी थी। इंक्वायरी से गाड़ी के बारे में मालूम करके स्टेशन की इमारत से बाहर निकला ही था कि आसिया नजर आ गई थी। उसके बाद जो कुछ हुआ इस दौरान किसी और तरफ नजर उठाने का ख्याल ही ना आ सका मुझे। शराफत बोला, एक तजवीज है मेरे जहन में, उस पर अमल करके हम माँ जी को यूं ले आएंगे कि किसी को कानो कान खबर ना हो सकेगी। कौन सी तजवीज? मुझे बताओ, वैसे भी तुम्हारी खोपड़ी ऐसे मामलात में बहुत तेज चलती है और इसका तजुर्बा है मुझे। वो बोला, रेलवे वालों की इत्तला के मुताबिक तेजगाम पूरे 6 घंटे लेट है। अगर हम सुपर हाईवे से सफर करें तो ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटे में हैदराबाद पहुंच सकते हैं। फिर क्यों ना हम हैदराबाद या कोटरी पहुंचकर माँ जी को वहां उतार लें गाड़ी से और फिर अपने साथ कार में बिठाकर कराची ले आए। मैंने एकदम खुशी से उछलकर कहा, बेहतरीन, बहुत अच्छी सूझी है तुम्हें शराफत अली। क्यों फिरोज, क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे भी इत्तेफाक है शराफत अली की इस तजवीज से। आइजक के आदमी कराची के रेलवे स्टेशन पर झक मारते रह जाएंगे और हम इत्मीनान से उन्हें लेकर यहाँ पहुंच जाएंगे। ये बात पहले क्यों ना सोच ली शराफत अली यार तुमने? फिरोज ने भी उसकी तायद की। मैं जल्दी से बोला, ये बहुत ही अच्छा हुआ यार, इन्हें पहले ये ख्याल ना आया, नहीं तो हम सुबह ही सुबह हैदराबाद की तरफ रवाना हो जाते और पुलिस वाले इत्मीनान के साथ आसिया को लेकर रावलपिंडी चले जाते। फिर वो हमें कैसे मिल सकती थी? ठीक है, अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, फौरन रवाना हो जाना चाहिए यहाँ से। अब कहाँ जाने की बात हो रही भाई? क्या मुझे साथ लेकर नहीं चलोगे तुम लोग? आबी ने कमरे में कदम रखते हुए कहा। मैंने उसे शराफत अली की तजवीज से आगाह करते हुए कहा, अब हम लोग हैदराबाद चल रहे हैं माँ जी को रिसीव करने के लिए। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद मैंने वहां इंक्वायरी से पता किया तो मालूम हुआ अभी तेजगाम के हैदराबाद पहुंचने में तकरीबन 50 मिनट जरूर लगेंगे। चनाचे वक्त गुजारी के लिए हम स्टेशन की इमारत से निकलकर एक होटल में आ बैठे। यहाँ चूंकि किसी तरह का कोई खतरा नहीं था, इसलिए अनवर कमाल और गुलजमान को हम साथ नहीं लाए थे। उन दोनों को आसिया और फिरदौसी की खबरगिरी के लिए वहीं छोड़ दिया गया था। हम 4 अफराद 2 गाड़ियों में हैदराबाद पहुंचे थे। गाड़ी आने से 5 मिनट पहले हम दोबारा स्टेशन पर जा पहुंचे और प्लेटफॉर्म टिकट खरीदकर उस प्लेटफॉर्म पर चले गए जहां तेजगाम आकर लगने वाली थी। हमारे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के कोई 2 मिनट बाद ही गाड़ी स्टेशन में दाखिल हो गई। मुझे मालूम था हैदर ने एयर कंडीशन में सीटें हासिल की हुई हैं, लिहाजा गाड़ी के रुकते ही मैं आबी के साथ एयर कंडीशन में जा घुसा। उस गाड़ी में शायद एक ही बोगी एयर कंडीशन थी। हमने एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक एक करके तमाम केबिन देख डाले, लेकिन माजी और हैदर में से कोई भी हमें वहां दिखाई ना दिया। सबसे आखिरी केबिन में एक बावर्दी पुलिस कांस्टेबल आराम से टांगे फैलाए बर्थ पर सो रहा था। हम उस बोगी से नीचे उतर आए। फिर हमने ट्रेन का एक एक डब्बा देख लिया, लेकिन पूरी ट्रेन में कोई भी शनासा सूरत दिखाई ना दी हमें। मैंने मायूस होकर आबी से कहा, यार समझ नहीं आती, आए क्यों नहीं ये लोग? आना तो नहीं इसी गाड़ी से था। आबी बोला, तुझे गलतफहमी तो नहीं हुई? ठीक से सुना भी था तूने? तेजगाम ही कहा था उस हैदर ने, तेजरा तो नहीं कहा था। तेरा क्या ख्याल है? मेरे कान इतने चौपट हो गए हैं कि मैं तेजरा को तेजगाम सुन लूंगा। मैंने झंझला कर कहा, तेजगाम ही कहा था हैदर ने। तो फिर शायद तुझे दिन नहीं याद रहा होगा, उसने कल तेजगाम से रवाना होने को कहा होगा। आबी मुस्कुराते हुए बोला, बकवास मत करो,
तुझे मजाक सूझ रहा है इस घड़ी? हालांकि मेरी जान आधी निकल चुकी है, कहीं उन्हें कोई हादसा। आबी एकदम संजीदा होकर मेरी बात काटते हुए बोला, ठहर जा यार, मैं पता करता हूँ अभी। उसी लम्हे फिरोज और शराफत अली आन पहुंचे। फिरोज बोला, क्या हुआ भाई, तुम दोनों इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? माजी नहीं मिली क्या? नहीं यार, हमने पूरी गाड़ी देख ली है, उन लोगों का कहीं पता नहीं है, समझ में नहीं आता कि बात क्या है। शराफत अली बोला, वो लोग तो एयर कंडीशन में आ रहे थे ना, और एसी तो सिर्फ एक ही बोगी में है, किसी से पूछा भी नहीं तुमने? पूछता किससे? कौन जानता होगा ना इस गाड़ी में, कौन बताएगा मुझे कि वो ट्रेन में सवार हुए भी थे या नहीं? मैंने एक मुसाफिर से ट्रेन के लेट हो जाने की वजह मालूम की। उसने बताया कि उधर समसट्टा पर एक लाश उतारी गई है ट्रेन से, उसे किसी ने फांसी देकर हलाक किया था चलती ट्रेन में, और यह हादसा एसी में ही हुआ था। शराफत अली ने कहा, कौन था वो, ये पता नहीं चला? मैंने पूछा। फिर खुद ही बोला, मगर एक अकेले शख्स की लाश से हमारा कोई ताल्लुक कैसे बन सकता है यार? हैदर अकेला तो सफर नहीं कर रहा होगा, उसके साथ माजी भी होंगे और उसकी बीवी बाली भी होगी। नहीं, वो हैदर नहीं हो सकता। आबी बोला, जिलानी ठीक कहता है, अगर ये मान भी लिया जाए कि मरने वाला हैदर ही था, तो फिर माजी और बाली कहाँ चली गई? उन्हें तो उस गाड़ी में मौजूद होना चाहिए था। हमने एक एक डब्बा देख लिया, वो कोई सुई तो नहीं है कि हमें नजर ना आ सके। फिर यूं करते हैं, वापस कराची चल कर देखते हैं, मुमकिन है वो लोग किसी और गाड़ी से वहां पहुंच गए हो और हम लोग खामखा यहाँ धक्के खाते फिर रहे हो। अगर वहां भी कुछ पता ना चल सका तो तुम लाहौर टेलीफोन करके पता करना। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी वजह से रवाना ही ना हो सके हो लाहौर से, कोई भी वजह हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है, कोई अचानक बीमार भी तो हो सकता है। फिरोज बोला, ऐसा ना कहो यार, खुदा करे वो घर छोड़ दिया माजी ने रात से पहले ही। तुम्हें पता है ना, रात को उन जलील यहूदियों के जरखरीद गुलामों ने वहां धावा बोल दिया होगा, और जो भी वहां मिला होगा उन्हें उसका पता नहीं क्या हशर किया होगा, और मकान की शायद अब राखी बची होगी बाकी वहां, जलाकर खाकस्तर तो कर दिया होगा उन्होंने। यही प्रोग्राम था उन लोगों का। मैंने घबरा कर कहा, सब लोगों पर सोग की सी कैफियत तारी थी, किसी से कुछ बोला नहीं जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था किसी के भी कि क्या किया जाए, कुछ सुझाव ही नहीं दे रहा था। चंद मिनट तक हम सब लोग उदास, मुजमहल और थके थके से खड़े एक दूसरे की शक्लें देखते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुड़कर स्टेशन की इमारत से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ चल पड़े। वापसी का सफर इंतहाई बेकैफ था। तमाम रास्ते हर शख्स मुंह बंद किए बैठा रहा। जिस कार में मैं था उसे शराफत अली ड्राइव करा था। तमाम रास्ते न उसने मुझसे कोई बात की और ना ही मैंने उसे मुखातिब करने की कोशिश की। जिंदगी में पहली बार उस रब्बे कायनात से दिल की गहराइयों के साथ माजी की सलामती के लिए मैं दुआएं मांग रहा था। बार बार मेरी आंखों के सामने एक जलते हुए मकान का मंजर उभर आता था, जहां से कुछ लोग माजी को इंतहाई बेदर्दी के साथ खींचते हुए ले जा रहे थे। मैं सोचता था, क्या माजी की तकदीर में उम्र की आखिरी मंजिल में ये आजाब भी सहना लिख दिया गया था? जिलानी भाई, कोई खातून गुज़िश्ता 2 घंटे में 4 बार फोन करके पूछ चुकी हैं आपको। हमारे घर पहुंचते अनवर कमाल ने मुझसे कहा, अच्छा कौन थी वो और क्यों फोन किया था उसने मुझे, ये नहीं बताया उसने तुम्हें? मैंने कहा था अपना नाम बता दे और मैसेज दे दें, मैं आपके आते ही मैसेज पहुंचा दूंगा आपको, लेकिन उन्होंने ये कहकर फोन रख दिया हर बार कि मैं थोड़ी देर बाद फिर टेलीफोन करूंगी, आप आ जाए तो सिर्फ इतना कह दें कि मेरे फोन का इंतजार करें। उसने जवाब दिया, शायद वो लिजी होगी, माजी के बारे में बताने के लिए फोन किया होगा उसने। ऐन उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैंने तेजी से आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, किससे बात करनी है भाई? ओह शुक्र है आप मिल गए। दूसरी जानिब से लिजी की आवाज़ सुनाई दी। मैं 4 मरतबा फ़ोन कर चुकी हूँ आपको। हाँ, मुझे बता दिया गया है। मेरा अंदाज़ा अगर गलत नहीं है तो तुम माजी के बारे में कुछ बताना चाहती हो, जल्दी बताओ, इस वक्त कहाँ है वो? वो एक लंबी सांस लेकर बोली, तो इसका मतलब है आपको इत्तला मिल चुकी है। मुझे अफसोस है जनाब आली। मैंने उसकी बात काट कर कहा, अफसोस बाद में कर लेना, पहले मुझे बताओ कि उस कुत्ते ने क्या सलूक किया है माजी के साथ, वो कहाँ है इस वक्त और खैरियत से भी है या नहीं? जल्दी बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ उनके लिए। वो तो बिल्कुल खैरियत से हैं, उनकी फिक्र में खुद को हल्का ना करें आप। मैंने बहुत कोशिश की थी कि उन्हें आइजक के हाथ ना लगने दूं। आइजक को उससे बाज रखना चाहा था मैंने, लेकिन वो आपके बारे में नरम रवैया अख्तियार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और अब उसे ये शुबा भी हो गया है कि उसके इर्द गिर्द कोई आपका हमदर्द जरूर है जिसके जरिए उसके मंसूबों का इल्म आपको हो जाता है। उसने 4 बेहतरीन आदमी अपनी हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं जो दिन रात उसके आसपास मौजूद रहकर चारों तरफ नजर रखेंगे, ताकि किसी भी तरफ से उसकी बेखबरी में आप या आपके साथी उस पर हमलावर ना हो सकें। सख्त खतरा महसूस करने लगा है वो आपसे। लेकिन सवाल यह कि वो माजी पर हाथ डालने में किस तरह कामयाब हो गया। उसने तो रात के वक्त मेरे मकान पर हमला करने का हुक्म दिया था अपने आदमियों को, और माजी दोपहर में हैदर और बाली के साथ घर छोड़कर निकल गई थी। उन्हें तेजगाम से यहाँ आना था। आप ठीक कह रहे हैं जनाब आली, आइजक ने ऐसा ही करने को कहा था उन्हें, मगर उन्होंने आइजक का हुक्म मिलते ही आपके मकान की निगरानी शुरू कर दी थी, और जैसे ही आपकी माजी एक मुलाजिम और मुलाजमा के साथ घर से निकली, 2 आदमी उनके पीछे लग गए थे। लाहौर के रेलवे स्टेशन पर उन तीनों को तेजगाम में सवार होते देखकर उन्होंने स्टेशन से ही फोन करके लाहौर के सरबरा को इत्तला दी कि वो लाहौर छोड़ रहे हैं।
उसने उन दोनों को ट्रेन में उनके पीछे लगे रहने की हिदायत करके आइजक को उसकी इत्तला दिए बगैर ट्रेन में सफर के दौरान आपकी माँ जी को अगवा करने का मंसूबा बनाया और ट्रेन के खानपुर पहुंचने से पहले वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। आपके मुलाजिम ने मजाहमत की थी, मगर उसको उन्होंने गले में रस्सी का फंदा डालकर ट्रेन के उस डिब्बे की छत से लटका दिया था जिसमें वो लोग सफर कर रहे थे। उसके बाद माँ जी और उनकी मुलाजमा को बेहोश करके खानपुर उतार लिया गया। वहां से एक बंद पिकअप में डालकर उन दोनों को कराची ले आया गया और सख्त हिफाजती इंतजाम के साथ उसी मकान के तहखाने में रखा गया है जहां खुद आइजक मौजूद है। अब वो इसकी इत्तला आपको देना चाहते हैं, मगर आपका कोई सुराग नहीं है उनके पास और ना ही कोई ऐसा तरीका उनकी समझ में आ रहा है जिस पर अमल करके वो आपको खबर कर सके इसकी। मेरी एक बात ज़हन नशीन कर लें, आप माँ जी को आज़ाद कराने के लिए इधर का रुख बिल्कुल नहीं करेंगे। वहां आपको फंसाने के लिए कदम कदम पर फंदे लगा रखे उन्होंने। इसकी तुम परवाह ना करो, मुझे उस मकान के अंदर का नक्शा समझा दो तुम और ये बता दो कि पुलिस अब भी मकान के आसपास मौजूद है या नहीं। ओह जनाब अली, आप मेरी बात मान लें, जिद ना करें। इस बार उन्होंने बहुत सख्त इंतजाम किए हैं। आप यूं समझ लें कि उन्होंने आपकी माँ जी को सिर्फ इसलिए अगवा किया है कि आप उन्हें उनके चंगल से छुड़ाने के लिए वहां दौड़े चले आए जहां वो आपको बुलाना चाहते हैं। उस जगह आपको उनका कोई एक आदमी भी नहीं मिलेगा। आप उस मकान के जिस हिस्से में भी कदम रखेंगे बैक वक्त सारी दरो दीवार बेआवाज गोलियां उगलने लगेंगी आप पर। पूरी इमारत में ऐसा ही गोरख धंधा फैला रखा उन्होंने। पुलिस को आइजक ने वहां से हटा दिया है। हुक्काम को यह बताया गया है कि वो अपनी सुकूनत वहां से खत्म करके एक दूसरे इलाके में मुंतकिल हो गया है, लिहाजा उसके मकान की हिफाजत या निगरानी की जरूरत नहीं रही है। मकसद उसका सिर्फ यह है कि आप किसी तरह बेरोक टोक उस इमारत में पहुंच जाएं। ओह, ये सारा कुछ कर रखा उस खबीस ने वहां, मगर मैं अपनी जान बचाने के लिए अपनी माँ जी को उस शैतान के रहमो करम पर तो नहीं छोड़ सकता ना। उनकी आजादी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। यूं भी मौत तो हरदम हमारे गिर्द मंडलाती रहती है, उससे क्या डरना। नहीं, वो और बात है जनाब अली, लेकिन ये तो जानबूझकर खुद को मौत के मुंह में डाल देने वाली बात हो गई। लिज़ी एकदम तड़प कर बोली, मैं समझ रहा हूँ जो कुछ तुम कह रही हो, लेकिन फिर माँ जी का क्या होगा? उन्हें कैसे निजात मिलेगी उससे? मैं उनका मसला मुझ पर छोड़ दें आप, मुझ पर एतबार करें और इत्मीनान रखें। मैं जल्द अज जल्द उन्हें निकालने की कोशिश करूंगी वहां से। क्या ये मुमकिन है तुम्हारे लिए? मेरा मतलब है तुम्हारी पोजीशन मशकूक तो नहीं हो जाएगी इस तरह? तुम नजरों में तो नहीं आ जाओगी उसकी? इसकी आप परवाह ना करें। जहां तक आइजक की नजरों में मशकूक होने का ताल्लुक है तो मेरा अंदाजा है कि वो इन दिनों मेरी तरफ से मुतमईन नहीं है। शुकूक व शुबहात तो जन्म लेने लगे उसके दिमाग में, लेकिन इसका खुलकर इजहार नहीं किया उसने। फिर तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि वो मशकूक हो गया तुम्हारी तरफ से, जबकि उसने किसी तरह इजहार भी नहीं किया? वो हंसकर बोली, छोड़े इस किस्से को आप सिर्फ आम खाने से गर्ज रखें। पेड़ क्यों गिनने लगे? ठीक है, तुम कहती हो तो नहीं गिनता मैं पेड़, लेकिन माँ जी के बारे में मुझे अंधेरे में मत रखना। जब और जहां भी मेरी जरूरत पेश आए मुझे बता देना, मैं फौरन पहुंच जाऊंगा। इसका ख्याल ना करना कि वहां मौत मेरी मुंतजर होगी। मौत से मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ, वो तो एक दिन आनी है, उससे तो मैं बच नहीं सकता, और वो जब भी आएगी अपने मुकर्ररा वक्त पर ही आएगी। ये ईमान है हमारा। मौत का एक दिन और वक्त मुतय्यन है जिसे टाला नहीं जा सकता, और ना ही मौत उस वक्त से पहले आ सकती है। ठीक है, पहले मुझे कोशिश कर लेने दें आप, अगर मुझे कामयाबी ना हो सकी तो मैं बता दूंगी आपको। लिज़ी ने यह कहकर फोन बंद कर दिया।